Who is sharing? Who has been asking doubts? किसके डाउट्स थे? सर मैं कर रहा हूँ. Do it fast. A particle of mass m rotates with a uniform angular velocity omega 1. It is viewed from a frame rotating with constant angular velocity omega. The centrifugal force on a particle is proportional to. हाँ इसमें डाउट बोलिए, बताइए डाउट क्या है इसमें बेटा? सर इसके अंदर ना मेरा आंसर अलग आ रहा था. मैंने सॉल्व तो करा था थोड़ा बहुत, पता नहीं था आंसर अलग. आपका क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था वो अलग बात है. आपको दिक्कत क्या है उसमें ये बताइए, और आपने क्या अप्लाई किया था वो बताइए. कैसे निकाला बताता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो होगा वो बाहर की तरफ लगेगा. एमआर में सर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बेटा? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब वो सर्कुलर मोशन करता है तो उससे बाहर की वो तरफ एक सूडो फोर्स हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. एक सूडो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं. और सूडो फोर्स का क्या होता है निकालने का तरीका? सर मेरे को तो फॉर्मूला पता है. क्या पता है फॉर्मूला? चलो फॉर्मूला बताओ सूडो फोर्स का. एमआर ओमेगा स्क्वायर. सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है ये? हाँ भाई कोई बताएगा? भाई साहब ने इसका मतलब सूडो फोर्स पढ़े नहीं है. हाँ भाई एनीवन हु कैन आंसर दिस? अपोजिट डायरेक्शन लगा देंगे ना. क्या हो गया बेटा? सर हम वो किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं तो उस टाइम जो उस फ्रेम का मतलब एक्सीलरेशन होता है या फोर्स होती है वो हम डायरेक्शन में देते हैं, उसी को तो कहते हैं सूडो फोर्स. तो सूडो फोर्स को निकालने का तरीका क्या होता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, सूडो फोर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बताया कुछ फॉर्मूला? एनीवन? आकाश, सानवी? सर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर. हाँ भैया शुभम शर्मा. मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. मास ऑब्जेक्ट का m दे रखा है, एक्सेलरेशन हाँ ऑफ द सर ये पता ऑब्जर्वर. था. क्या हो गया बेटा? क्या बोले हो शुभम? सर ये पता था मेरे को. तो पता था, बताएगा कौन? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पता है कि नहीं? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ. सर मेरे को पता नहीं चला, मतलब समझ नहीं आया आप पूछना क्या चाह रहे हो इसलिए. तो बेटा यही तो क्वेश्चन हाँ सर वहां पे आप क्या लिखा कह होगा रहे आपके थे. सामने. आपके सामने आपके पेपर में लिखा होगा, ठीक है, कि भाई साहब ये आपका क्वेश्चन है. अब आप लास्ट में बोल दो सर मुझे तो क्वेश्चन आंसर तो आता था लेकिन मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था. दैट डजंट वर्क राइट. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा, सूडो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है आप बता दीजिए. मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. मास दे रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर इज रोटेटिंग इन द सर्कुलर मोशन, तो उस पे एक ही एक्सेलरेशन लग रहा होगा, दैट इज ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर. तो बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन निकालिए और मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. कोई दिक्कत? सर तो एम ओमेगा स्क्वायर आ आएगा फिर आंसर. ऑब्जर्वर का कितनी दे रखी है ओमेगा? ऑब्जर्वर का क्या दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी? यस सर. यस सर नहीं, क्या दे रखा है मैंने पूछा. ऑब्जर्वर की एक तो हमें आपकी एंगुलर आवाज मेरे पास वेलोसिटी क्लियर नहीं दी पहुंच हुई है. रही है. क्वेश्चन ओपन कीजिए बेटा. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अपना माइक वगैरह एडजस्ट कीजिए.
अरे भाई शेयर कीजिए। आई एम नॉट एबल टू सी द क्वेश्चन बेटा। सर मैंने कर तो रखा है। I am not able to see the question. हाँ, now it is visible. The screen is visible. Question is not. It's going. Anyone who can see the question? Yes, sir. Because it's not visible to me. हाँ, now it is visible. आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है बेटा, देखो फिर गड़बड़ हो रहा है। Anyone please share the question please. ठीक तो आ रहा है सर। सर ठीक आ रहा है सर, हमें तो सही से दिखा। हाँ तो ठीक है, इसमें लिखा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है रोटेट फ्रेम की वो ओमेगा दे रखी है, तो आपका जो सूडो फोर्स होगा वो आएगा m ओमेगा स्क्वायर r। यस, दैट इज योर आंसर। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। हाँ भैया शुभम, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। सर एक बार करके बता दो सर, समझ में नहीं आया, मैंने करा पढ़ा सर इसमें एम ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है सर, वो आर कहाँ गया फिर? क्योंकि उसने आर पूछा नहीं, उसने एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा बेटा, उसने बोला प्रोपोर्शनल टू। उसमें m के प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, उसने एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा सूडो फोर्स का बेटा। क्वेश्चन पढ़िए आप। हाँ प्रोपोर्शनल पूछा था। हाँ भाई साहब, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं आप, मुझसे पूछ रहे हैं कि आर कहाँ गया। चलिए और बोलिए। अच्छा, यही चलो, गलतियां करके आओगे आप नीट के पेपर में बेटा, यही गलतियां सिली मिस्टेक क्वेश्चन में आते हुए भी गलतियां करके आओगे। वो पूछेगा प्रोपोर्शनल, आपको आर दिखेगा नहीं। नीट का पेपर आप लोगों ने इस बार देखा होगा, आपको पता चल गया होगा। सिंपल क्वेश्चन, जो कुछ आप अभी तक पढ़ चुके हो एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन बने होंगे, बट वही है कि ऐसे ही गलतियां वो आपसे करा लेगा। प्रैक्टिस कीजिए, सेम क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम सॉल्व कीजिए। चलिए और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? कोई और डाउट नहीं सर है? एक और है। हाँ तो बोलिए, जल्दी बोलिए। ब्लैक मास्टर दिलवा दो। A light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of mass m1 and m2. If the acceleration of the system is g/8, then the ratio of the masses is। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? दिक्कत बताइए। सर इसका आंसर ठीक नहीं आया था मेरा। क्या आया, आपने क्या किया मुझे वो बताएं। आंसर ठीक तो आया नहीं, तभी तो पूछ रहे हो आप। इसमें तो कॉमन सेंस है। आपने क्या किया? आपका सोल्यूशन आपके सामने है। सर इसके अंदर सर मैंने एक पुली बनाई, उसमें इन दोनों मासेस को मतलब लटका दिया, और फिर M1 पे नीचे की तरफ मतलब लगेगा M1G, ऐसी M2 पे लगेगा M2G, और फिर पूरे का मतलब बता रखा है कि जो एक्सीलरेशन है पूरे सिस्टम का वो G/8 है। तो फिर M1G में से मैंने माइनस कर दिया M2G, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई में G/8। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगाया? क्या सर? एक्सेलरेशन का कैसे फॉर्मूला लगाया, बताना जरा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मतलब सर एक्सीलरेशन तो उसमें दिया हुआ ना G/8 है पूरे टोटल सिस्टम की, तो मैंने उसमें 4 पे कर दिया ना कि मतलब नीचे की तरफ मतलब नीचे की तरफ M1 मास लगेगी M1G, और M2 पे लगेगी M2G, M1G माइनस M2G इज इक्वल टू G/8 मल्टीप्लाई में M1 प्लस M2। पुली आपने थ्योरी पढ़ी है बेटा? हाँ सर। ऐसे ही कराया मैंने क्वेश्चन। जो मैंने पुली का कोई क्वेश्चन कराया तुमको, पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ सर कराया आपने। अच्छा, उसमें एक्सप्रेशन कैसे निकाला था? जैसे आपने बोला वैसे निकाला था एक्सप्रेशन?
क्या नोट्स है सर? आपके सामने, आपकी आपकी नोट्स कॉपी है आपके सामने? यस सर है। पुली वाला निकाल। क्वेश्चन ओपन, पुली वाला वो क्वेश्चन ओपन करो जरा, कहाँ कराया मैंने? हाँ सर। हाँ भैया, जैसे आपने सॉल्व किया वैसे ही मैंने M1। निकलवाया क्या? हाँ हाँ, जैसे आप बोल रहे हो, आपने ये बोला कि सर यहाँ पे आपने M1 लगाया, नीचे की तरफ आपने एक्सप्रेशन बोला, आपने बोला यहाँ पे M2 लगाया, और आपने बोला ऊपर की तरफ एक्सप्रेशन बोला, और आपने बोला कि सर यहाँ नीचे लग रहा है M1G, और आपने बोला इस पे लग रहा है M2G, और आपने बोला कि सर मैंने ऐसे लगा दिया कि M1G माइनस M2G इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा? और सर टेंशन। इज इक्वल टू टेंशन। नहीं सर, टेंशन भी लगेगी ना M1 और M2 पर। हाँ तो कहाँ लगाऊं टेंशन, बताओ ना, क्या इक्वेशन लिखी आपने, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। मतलब मैं जैसे M1 है, हाँ, अगर मैं आपको M1 का मतलब बताऊं फ्री बॉडी डायग्राम, तो उस पे नीचे की तरफ लगा दो M1G, ऊपर की तरफ लगा दो M1G के लिए, टेंशन। हाँ लगा दी, ये लो ऊपर लगा दी टेंशन, और बोलो। और नेट एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का नीचे की तरफ, तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ। इक्वेशन बताओ क्या लिखी इसके लिए, आपने इक्वेशन लिखी मत वो बता दो मुझे, पहली इक्वेशन क्या लिखी आपने? हाँ सर। सर M1 के लिए हमारी M1G माइनस C इज इक्वल टू MA, M1A। M1A, हाँ, और बोलो दूसरी इक्वेशन क्या लिखी? दूसरी हो गई हमारी A, वो सॉरी टेंशन माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ठीक है, अब क्या किया तुमने? उसके बाद सर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, टेंशन से टेंशन चली जाएगी, उससे हमारा AG के फॉर्म में आ जाएगा। ये आ रहा है मेरा तो, और बोलो अब क्या किया? बोलिए अब क्या किया? शुभम, आर यू देयर? शुभम, आर यू देयर? इज गॉन। यस सर, यस बाकी लोग को, सर। हाँ भाई अब क्या किया इसके बाद बताइए ना। सर उसके बाद हमने ना एक्सीलरेशन को हमारा जो एक्सीलरेशन है वो आ जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G, मतलब पूरा M2 होल माइनस मल्टीप्लाई बाय G। M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, ऐसा बोल रहे हो? देख लो सामने, यही रिजल्ट हाँ। आपके अकॉर्डिंग। यस सर। पहली बात तो बेटा ये M1 माइनस M2 आ रहा है, तुम्हारा M2 माइनस M1 क्यों आ रहा है भगवान जाने। आपने M1 को बड़ा माना हुआ है तो ये M1 माइनस M2 आएगा, पहली गलती तो आपकी यही गलत आ रही है। ये लिखा हुआ है सामने भाई हाँ सर, सॉरी सॉरी, M1 टॉपिक में M1 माइनस M2 लिखा है। आप क्या करें बताइए आगे। उसके बाद जो हमारा एक्सीलरेशन है वो बाय 8 दिया हुआ है। G/8 दिया हुआ है, ले लिया, G/8 ले लिया, लो भैया, और बोलो आप क्या करें। G से G कट जाएगा। G से G कट गया, और बोलो। उसके बाद फिर हमारे मतलब M1 प्लस M2 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई में M1 माइनस M2। हाँ भैया, और बोलिए, बोलते जाइए आप। हाँ। उसके बाद फिर हमारा आएगा M1 प्लस अब माइनस 8M1 इज इक्वल टू माइनस 8M2 माइनस M2। मेरा M1 M2 का रेशियो 9/7 आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है?
पता नहीं तुम्हारा कितना आ रहा था? सर, मेरा 8/1 बना था। 8/1 आया था। देख लो अपनी कैलकुलेशन में सर चेक किया भाई सर, इसका मतलब आपने इसका मतलब प्लस माइनस गलती की है बेटा, और आपने पूरी इतनी बड़ी मेहनत करवाई है एक प्लस माइनस के चक्कर में। सॉरी सर, मैं देखता हूँ। तुम आप वही है कि जो आपने अभी कुछ दिनों पहले मुझे कुछ 3-4 क्वेश्चन भेजे थे और आपने कॉल करके मुझसे सोल्यूशन के लिए बोला था, वही शुभम है क्या? हाँ सर, वो ना बुक के क्वेश्चन थे। मैंने आपको क्या सजेशन दिया बेटा कि आप सिर्फ डीपीपी, क्या सर? जो आपके डीपीपी आपको गिवन है ना, और जो प्रीवियस क्वेश्चन गिवन है ना, उनको आप हाँ 2-2 बार करिए भाई साहब। आप, मुझे मालूम है आपकी मिस्टेक कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, और वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप 10 बुक से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी ईयर इस टाइप के बच्चे अच्छा होते हैं जो कई कई सारी बुक ट्राई करते हैं, और इन दी एंड मैं आपको बताऊं, 2019 में एग्जाम दिया था एक बच्ची ने, काफी इंटेलिजेंट बच्ची थी, 5 लोगों का ग्रुप था उनका, बहुत अच्छे बच्चों का। उसको भी सर सिंगेज भी सॉल्व करनी थी, उसको डीसी पांडे भी सॉल्व करनी थी, उसको एस सी वर्मा भी सॉल्व करनी थी। मैंने उसको मना किया, एक बार मैंने बोला कि बेटा ये आपके लेवल की बुक्स नहीं है, आपको इसमें से सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, और इसमें से जो अच्छे क्वेश्चन है वो आपको मॉड्यूल और डीबीपी में दिए जाते हैं। पर उसको लगा कि पता नहीं सर क्यों मना कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं सर चाहते कि कम प्रैक्टिस करूं, इस टाइप के उसके दिमाग में डाउट होंगे। तो उसने नहीं सर मैं चाहती हूँ सॉल्व करूं। मैंने कहा बिल्कुल सॉल्व कीजिए, और मुझसे डाउट आप पूछ लो, जब भी आप इकट्ठे हो जाए डाउट आप मुझसे पूछ लिया करो। हुआ यही, उसने सॉल्व किया, काफी अच्छा, कंसेप्ट बहुत अच्छे थे। उसने एस सी वर्मा भी सॉल्व की, और उसने एक बुक और सॉल्व की थी एस सी वर्मा, तो उसने रेगुलर सॉल्व की, और उसने मुझसे कंटिन्यूसली डाउट पूछे। इन दी एंड हुआ क्या, लास्ट में 5 बच्चों की रैंक बताता हूं मैं तुमको, जो सब उसी 5 ग्रुप में से एक बच्चे की रैंक थी 652 नीट रैंक 2019। ठीक है, मौलाना आजाद दिल्ली में है इस वक्त वो। दूसरे बच्चे की रैंक थी रैंक 1। हाँ जी, तो मैं बता रहा था बात, तो उन 5 में से चारों बच्चे की जो रैंक थी, वो यानी स्कोर था वो 600 प्लस था, और सबको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। 2 का तो मुझे याद भी, एक मौलाना आजाद में था, एक भीमराव अम्बेडकर दिल्ली में है आज की डेट में, करंट 2019 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी नहीं। वो बच्ची जो काफी अच्छी, उसने सॉल्व की, एच सी वर्मा भी सॉल्व की, और काफी सारे बुक सॉल्व की, एंड शी डिडंट रिप्लाई कि भाई सर स्कोर क्या आया। मैंने उसको जब स्कोर पूछा तो उसने मुझे बताया नहीं, शी डिडंट रिप्लाई। And in the end, when she got the college of some West Bengal का government college, she got around उसका जो मार्क्स आया मुझे बाद में पता चला 560 या 570। And then she replied, सॉरी सर मेरे मार्क्स बहुत कम आ गए थे, इसलिए मुझे किसी से बात करने की हिम्मत नहीं हुई, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, और मुझे लग रहा था मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, इसलिए मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। और फाइनली आई गॉट दी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सम वेस्ट बंगाल में कहीं पे जगह है, वहां का उसे कॉलेज मिला हुआ है। ठीक है, एंड देन शी रिप्लाई, वरना उसको लगा था कि शायद मुझे कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो मैंने उससे बस एक ही पूछा कि गलती तुम्हें पता है, तुमने गलती कहाँ की? क्योंकि आप, आपके साथ वाले जो चारों पांचों बच्चे थे जिसमें आप भी डिजर्व करते थे 600 और 620 प्लस मिनिमम, और मे बी 650 भी टच कर सकते थे, आपकी मिस्टेक कहाँ रही? एंड देन शी रिप्लाई टू मी डायरेक्टली कि सर मैं कई सारी बुक्स के पीछे पड़ी थी। ठीक है, उसने बोला ये मैंने नहीं बोला। मैंने उसको तुरंत बोला कि आपको याद है मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में क्या बोला था? बोले हाँ सर मुझे बिल्कुल याद है, आपने मुझे बोला था
कि बुक्स को, मल्टीपल बुक्स को सॉल्व नहीं करें, अपने कोचिंग के मटेरियल को, डीपीपी जो आपको मिलती है वो सॉल्व करें। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करें, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार सॉल्व करें, तब तक सॉल्व करें जब तक कि ये सिली मिस्टेक ना हो। ठीक है, मैं बस ये स्टोरी इसलिए सुनाया चाहता था कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन हम क्या है कि 4 बुक और 5 बुक के पीछे की ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इतना टाइम हमको नहीं होता सर। हम यहाँ नीट में अपना सिलेक्शन लेने आए हैं, हम फिजिक्सिस्ट बनने नहीं आए, पहली चीज। ठीक है, बाकी वही है कि टीचर आपको 1 या 2 बार मना करेगा, टीचर आपको ज्यादा बार मना नहीं करता, बिकॉज उसमें आपको टीचर को साफ दिख जाता है कि टीचर जो स्टूडेंट है, ही इज नॉट हैविंग एनी ट्रस्ट इन द टीचर। उसको लग रहा है कि पता नहीं टीचर मुझे क्यों मना कर रहा है, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे मामा, नाना, ताऊ, किसी के सजेशन मुझे आ रहे हैं कि ये बुक भी कर लीजिए, वो बुक भी कर लीजिए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि सर आपको जिसका सजेशन मानना है आप मानिए, टीचर आपको 1 या 2 बार के बाद सजेशन नहीं देगा। ठीक है, और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। आपने जो दोनों ही क्वेश्चन पूछे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, आपने खुद सही कर रखा था और आप एक माइनस प्लस में गलती करके बैठे हैं और आप उसमें इतना टाइम वेस्ट किया हुआ है जितना आप कुछ नहीं। दूसरा वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसमें मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली आंसर कर सकता था, बट आप वो भी क्वेश्चन गलत करें। तो 4 बुक की बजाय अगर मैं एक पर्टिकुलर मटेरियल को 2 बार 3 बार सॉल्व कर लूंगा तो मेरी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। नीट बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ वो सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाता है, और उसको करने का तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व करें। ठीक है, आई होप यू गॉट माय मैसेज, अदरवाइज वॉइस इज योर्स। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर अच्छे आने चाहिए, मुझे बस उससे मतलब है। आप कैसे भी पढ़ें, किसी भी तरीके से पढ़ें, मेरा अल्टीमेट गोल है सर, मेरा नीट में सिलेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट, और अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए रहे आगे। और कोई डाउट है किसी को? एक्सक्यूज मी सर। और एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं कम से कम अगर आप डेली बेसिस से पढ़ाएंगे तो मैं कम से कम 200 स्टूडेंट्स को आज की डेट में करंटली ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और 200 स्टूडेंट में से कुछ नहीं तो डेली के मेरे पास 70 to 80 बच्चों के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं डाउट के। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई एट वन, तुरंत की तुरंत रिप्लाई करना भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप कभी डाउट पूछते हैं तो सबसे पहले तो पोलाइट रहें, पेशेंट रहें। आप ये मत सोचिए कि सर दिस इज द ओनली माय डाउट और सर के पास केवल मेरा ही डाउट पहुंचता है। तो अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है तो आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे एक साथ क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी आप, सबसे पहले तो जब भी आप टीचर के पास जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं, आप हेल्प के लिए जाते हैं, डाउट की हेल्प लेके जाते हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि आपकी तरह कई लोग वहां पर होंगे जो ऑलरेडी क्यू में लगे हैं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन भेज चुके हैं, शायद उनको रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कॉल तो आप भूल जाइए, कॉल से तो पॉसिबल ही नहीं। मैं सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लेता हूँ, उसके बाद आप सोचिए कि मैं अपने आफ्टर ऑफिस क्लासेस में मैं आपके कॉल को एंटरटेन कर पाऊंगा, तो आई एम सॉरी फॉर द दिस थिंग। चलिए, खैर मैं आपको एक बार रीजॉइन कर रहा हूँ, आई थिंक थोड़ा ब्लर हो रहा है। इस बैच से भी काफी लोग मुझसे डाउट पूछते रहते हैं। ठीक है, काफी लोग मुझे अपने डाउट भेजते रहते हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलता है, जिस तरीके से भी मेरे पास जब भी टाइम मिलता है, तो मैं उनको एंटरटेन कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपने कलीग से भी बात कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। ऐसे इस बैच से काफी कुछ बच्चे जो रेगुलर डाउट पूछ रहते हैं। आई थिंक आकाश इज वन ऑफ देम। क्यों आकाश, Yes, sir. आपको मिल जाते हैं आपके रिप्लाई, भले ही कभी टाइम, कभी तुरंत भी मिल जाते हैं, कभी टाइम के बाद भी मिलते हैं, ऐसे ही होता है। Yes, sir. मिल जाते रिप्लाई। राइट, तो वही है कि टीचर जो होता है वो कोशिश करता है कि सारे बच्चों को वो डाउट पूछ सके, उसमें भी। अब आप जब टीचर की बात नहीं मानते हो, आप कोई भी रैंडमली उल्टे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? तो टीचर आपको कितना एंटरटेन करेगा कि अगर आपको क्वेश्चन, आप अननेसेसरी क्वेश्चन जिसका नीट से, दूर से या बोर्ड से आपका दूर से कोई रिलेशन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर टीचर के पास भेजेंगे,
तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सर आपको उनका रिप्लाई मिले। ठीक है, हजारों क्वेश्चन ऐसे पड़े हैं जो आप भेजते रहिए और इनका कोई सेंस नहीं है, नीट से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। ठीक है, या आपके बोर्ड से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे किसी बुक में दे रखे हैं तो आप पूछ लीजिए। मैं तो कहता हूँ कई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ऐसे हैं जो मैं आपको बोलता हूँ नीट के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता उन क्वेश्चन को। ठीक है, और कई क्वेश्चन नीट के एनसीईआरटी के इतने अच्छे हैं कि सर वो नीट में आते ही आते हैं। तो भाई साहब हर बुक में अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं और हर बुक में बुरे क्वेश्चन भी होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कभी कोई भी बुक कंप्लीटली नहीं सजेस्ट करता। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप प्रीवियस से क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छा आइडिया आपको वहां से लगता है कि नीट कैसे क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको लास्ट 5 to 10 ईयर्स में तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने को नहीं बोलूंगा। हाँ 10 साल और पुराने चले जाओगे तो मैं उससे बोलूंगा कि अब तक और तब तक में काफी सिलेबस में चेंज आ चुका है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ चीजें सिलेबस में हो और इस टाइम नहीं हो, तो काफी पुराने टाइम आप जाओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि नाउ दिस इज नॉट दी पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन। वो भी बहुत पुराने होंगे तब। रिसेंट के 5-7 ईयर्स के क्वेश्चंस में तो ऐसा सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं आया है, तो मैं आपको एकदम बोलूंगा कि उनको क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है, मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। प्लस आपको जो डीबीटी दे रहे हैं वो आपके एकदम छटे हुए क्वेश्चन हैं, जो टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं बस उसी टाइम के आपको डिफरेंट डेटा के साथ क्वेश्चन दे रखते हैं। प्रैक्टिस वही करनी है। आप लोगों ने नीट का पेपर उठा के देखा होगा, मुझे मालूम है जो जो चीजें आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उन टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपसे बने होंगे। ये जो तुमने पूछा था ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, यहाँ GY8 दे रखा था, उसका आंसर GY5 आया था। जो नीट 2020 का क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपका लगा था A=M2 - M1/M1 + M2 × G। जो आप इतनी इक्वेशन बार बार सॉल्व कर रहे थे, मैं आपको बोला था वो रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आपको याद नहीं था इसलिए आपने बार बार इतना टाइम उसमें वेस्ट किया और उसके बाद भी सिली मिस्टेक की है। तो भाई साहब पेपर उठा के देख लो, मुझसे मत पूछो, 12th वाले बच्चे से या टॉपर वाले बच्चे से किसी को पेपर उठा के देखो और पूछो कि क्या ये चीजें आपके सिलेबस जो भी आपको पढ़ाया गया उसमें से आई कि नहीं आई। एग्जैक्ट एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको ये बोला नहीं सर ये चीज मुझे नहीं पढ़ाया गया। इनफैक्ट 45 में से कम 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मेरे नोट से सेम डेटा के साथ आए। समझ रहे हो, नोट से सेम डेटा के साथ आए, डेटा पॉइंट भी सेम था। ठीक है, तो भाई साहब टीचर सामने जो आपके खड़े रहते हैं वो 10-10 साल 15-15 साल से सेम चीज पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पेपर में कैसे क्वेश्चन आने वो उनको पता है। अगर आप टीचर पर ट्रस्ट करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, अगर नहीं करेंगे चॉइस इज योर। कभी भी टीचर आपको किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। चलिए, हाँ भाई और कोई डाउट पूछने वाला था? यस सर, मैं एक चीज पूछ रही थी कि अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मैं 5 मीटर्स पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रही हूँ, तो फिर मैं जो उस पे सूडो फोर्स लगेगा मेरे फ्रेम पे वो 5 इंटू उसका मास लगेगा ना? फिर से बोलना, बॉडी रेस्ट पर है और मेरा एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड आप स्क्वायर। ऑब्जर्वर है, कहने का मतलब ये है। हाँ। हाँ, ठीक है, आपका आप ऑब्जर्वर हैं और आपका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? यस सर। हाँ जी। तो जो ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स लगेगा मेरे फ्रेम में से वो 5 इंटू उसका मास लगेगा। एग्जैक्टली। और सर अगर वो ऑब्जेक्ट खुद भी 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है और मैं भी 5 से, तब भी सेम ही लगेगा? सूडो फोर्स तो वही लगेगा ना, सूडो फोर्स में उसके एक्सेलरेशन से कोई मतलब ही नहीं होता। सूडो फोर्स में वो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मुझे तो ओके सर, मतलब ऑब्जर्वर के रिलेटिव एक्सेलरेशन से मतलब होता है। हाँ बताइए क्या बोल रहे हो? मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं देखनी, सिर्फ अपनी देखनी है? नहीं फिर से बोलिए, आपकी बात कट गई। मैं कह रही हूँ कि मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं देखनी, सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं की नहीं नहीं देखनी नहीं है? नहीं नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं देखनी है। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जो उस ऑब्जर्वर को दिखेगा वो होगा, मुझे उससे वही चीज वो चीज को आपको सूडो फोर्स में इंक्लूड करना है। उस रिलेटिव एक्सेलरेशन को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए ही आपने सूडो फोर्स लगाया है। समझ रहे हैं आप? उस यस रिलेटिव सर। को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए ही सूडो फोर्स लगाया गया है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको वहां रिलेटिव देखना है। क्लियर वर्ड में लिखा हुआ था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। रिलेटिव का कुछ भी बात नहीं करेंगे सूडो फोर्स के फॉर्मूले में। क्लियर है? ओके सर। यस सर। तो यही बताया था, कहीं पे भी एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होगा। चलिए, और कोई डाउट?
क्लियर है सारी बातें? यस सर। चलिए जाए बातें करते हैं अपन आगे। सो बेसिकली कहाँ पहुंच गए थे जरा बताएंगे आप? क्या बातें हो रही थी लास्ट क्लास में जरा? सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लास्ट चीज अपन ने क्या की थी जरा ये बता दीजिए। सर वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और जो हमारा थीटा होगा वो उससे मतलब जो हमारा टेंशन है वो कैसे कैसे फाइनल होगा चीज ये बता बताना दीजिए। क्या चाहिए। हमने ये बात की थी कि सर कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको मिनिमम स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी लोअर मोस्ट पॉइंट पे, वो वहां पे रुका था क्या? यस यस सर। हाँ सर। सर यस सर। यस सर। बस 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 इतना बस इतना ही पूछना है। लास्ट चीज अपन ने क्या की थी? चलिए तो आई थिंक आपको याद होगा कि सर है ना, इस पॉइंट को अपन ने ए बोल रखा था, ये पॉइंट को बी बोल रखा था, पॉइंट को सी बोल रखा था और इस पॉइंट को डी बोल रखा था, राइट? इस पॉइंट पे जो उसकी स्पीड है उसको v नॉट बोल रखा था, ये जो रेडियस है उसको r बोल रखा था, और हमने बोला था कि सर v नॉट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5r टू कंप्लीट द लूप। ये बात कर रखी थी यहाँ तक, ठीक है? नाउ अब देयर आर थ्री कंडीशंस। फर्स्ट, अगर आपकी v नॉट की वैल्यू √5rd से बड़ी है तो क्या होगा? आप बोलोगे सर कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड केस अगर आप बोलोगे कि सर v नॉट की जो वैल्यू है वो 5rd से तो छोटी है, √5rd तो छोटी है बट √2rd से बड़ी है, √5rd से तो छोटी है मतलब सर्कल कंप्लीट तो नहीं होने वाला है, बट √2rd से बड़ी है ना? तो अगर आपको याद हो यहाँ पे अगर v नॉट है तो यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ से यहाँ तक जाने में जो v नॉट के स्क्वायर में है ना, आपको याद हो कि सर a से b तक जाने में सर यहाँ पे चेंज कितने का आता है? 2rd का, और b से c जाने में स्क्वायर में चेंज कितना आता है? फिर से -2rd यही आता है। तो आपको पता है कि सर a से b जाने में सर v नॉट के स्क्वायर v स्पीड के स्क्वायर में कितना लूज होता है? 2rd। तो अगर मेरी ओवरऑल स्पीड ही 2rd से कम हो गई, √2rd से कम हो गई, तो सर इतना लॉस हो नहीं पाएगा, मतलब ये पॉइंट बी पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास मिनिमम जो स्पीड है वो 2rd से ज़्यादा है, √2rd से ज़्यादा है, मतलब ये पॉइंट बी को क्रॉस कर सकता है। तो आप बोलोगे इस केस में क्या होगा? सर टेंशन 0 हो जाएगा बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में कहीं पे टेंशन 0 हो जाएगा, मतलब आपकी स्क्रीन वो जो स्ट्रिंग है वो लूज हो जाएगी। अगर आप इस केस की बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? टेंशन 0 हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, और बिटवीन बी एंड सी मतलब आप बोलोगे कि सर वो जो स्टोन है वो जैसे मान लो यहाँ कहीं 0 हो गया तो यहाँ से टेंजेंशियल स्पीड से निकल जाएगा और फिर ये ऐसे प्रोजेक्टाइल होता हुआ गिरेगा, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे कि सर क्या हुआ? स्क्रीन ब्लर आ रही है क्या? नो सर। सर बीच बीच में हो रही थी, अब ठीक है, अब ठीक है सर। आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? क्लियर। ब्लर होता तो मुझे पता चल जाता है, नॉट सर बीच बीच में हो जा रही है ब्लर, अब ठीक है बीच सर। में भी नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं आप अपने लेवल पे चेक करें। चलिए, मेरे लेवल पे जब भी होता है तो मेरे पास मैसेज आता रहता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी इट्स वेरी क्लियर, वेरी स्मूथ इज गोइंग ऑन। है क्या बोल रहा था? एकदम बिगड़ जाता है। हाँ भाई है, मैंने बोला हाँ, मतलब बी और सी के बीच में कहीं पे टेंशन 0 हो जाएगा और ये पार्टिकल यहाँ से एक फ्री फॉल की तरह जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसे टेंजेंशियल स्पीड पकड़ के निकल जाएगा, ठीक है? थर्ड केस, अगर आपकी जो v नॉट है वो लेस देन इक्वल टू √2rd है, अगर √2rd से भी कम है तो मतलब वो बी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपकी स्पीड √2rd से कम है तो वो बी जो बी है
वो बी पॉइंट पर भी नहीं पहुंच पाएगा, डी पॉइंट से भी पहले ही उसकी स्पीड 0 हो चुकी होगी। आप बोलोगे सर बी जो है वो 0 हो जाएगा बिटवीन ए एंड सी, ए एंड बी के बीच में कहीं ना कहीं आप बोलोगे स्पीड 0 हो जाएगी बट टेंशन 0 नहीं होगी। दैट मीन्स इस केस में आप क्या करेगी, बॉडी जो बॉडी है वो ऐसे मूव करेगी, यहाँ कहीं बी पे 0 हो गई, बी पॉइंट यहाँ था, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई। आप बोलोगे सर यहाँ कहीं पे इसकी स्पीड 0 हो गई तो ये यहीं से वापस आ जाएगी क्योंकि टेंशन अभी 0 नहीं हुई है। बॉडी रुक के फिर वापस आ जाएगी, फिर आ जाएगी और यहीं पे 0 हो जाएगी। तो एक तरीके से क्या करेगी, ये ऑसिलेट करेगी। अगर आपकी स्पीड v0 जो है वो √2rg से कम है या उसके बराबर है तो आप बोलोगे सर ये ऑसिलेट करेगी। क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो 3 केसेस बनते हैं। अगर आपकी v0 की वैल्यू 5rg रूट से ज्यादा है तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी। अगर 5√5rg से कम है लेकिन √2rg से बड़ी है तो b को तो क्रॉस कर जाएगी, b पॉइंट को क्रॉस करेगी, बट यहाँ पे कहीं पे टेंशन 0 हो जाएगा और ये पार्टिकल ऐसे टेंजेंशियल निकल के प्रोजेक्टाइल फॉर्म में चला जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी जो स्पीड है वो √2rg से कम है तो आप बोलोगे सर ए और बी के बीच में कहीं उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और वहां के पॉइंट पे वो वापस आ जाएगा और इस तरीके से वो ऑसिलेट करने लगेगा, राइट। तो ये 3 केसेस बनते हैं, तीनों केसेस आपको याद रहने हैं। ठीक है, तो ये बातें नहीं आपकी सर्कुलर मोशन के जो स्पेशल केसेस या मैंने आपको बता रखे हैं, आपको वो चीजें याद रखनी है। पूरा डेरिवेशन आपका नहीं भी याद है, ठीक है। आपके स्कूल में पूछा जाए तो बात अलग है, वरना आपको नीड पर्पज से आपको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बीच में बताई थी वो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे हम एक चीज में और देखेंगे। देखिए क्या होता है कि ये ऐसा सर्कुलर पाथ है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ है, ये रास्ता बनाया और इस पे ये बॉडी एरिया, जैसे एक बॉडी एरिया, ये बॉडी इस पे चल रही है। कभी देखा है कहते हैं मौत का कुआं बोलते हैं ऐसे, या वर्टिकल वो ऐसे ले जाते हैं बाइक को, ऐसे ले जाके ऊपर तक चल के और फिर वापस से घूमते हैं। कभी देखे ऐसे टाइप की चीज वगैरह आपने कहीं देखा होगा, है ना, बाइक स्टंट जो करते हैं। यस सर, भारत में सर वर्टिकल सर्कल में इस तरीके से घूमते हैं। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर इसमें स्प्रिंग तो है ही नहीं, इसमें टेंशन तो है ही नहीं, तो ये कैसे घूम रहे हैं। मैंने कहा देखिए इन पे एक फोर्स लगा होगा नॉर्मल, हर पॉइंट पे टोल लगा, ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी, एक पॉइंट यहाँ लगा होगा नॉर्मल। तो जो काम वहां टेंशन कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में, वो काम यहाँ नॉर्मल कर रहा है। जहां जहां अभी तक पिछले केस में टेंशन था वहां वहां अब नॉर्मल होगा। जो जो फॉर्मूले आपने टेंशन के लिए पढ़े थे वही एग्जैक्ट फॉर्मूले आपने नॉर्मल के लिए पढ़े। जो वेरिएशन आपने टेंशन की देखी थी कि ए पे टेंशन मैक्सिमम है, बी पे 3 mg कम हो गई, बी से सी जाने में 3 mg और कम हो गई, एग्जैक्टली वो यहाँ पे नॉर्मल के लिए होगा। मतलब आप पिछले वाले टॉपिक में या पिछले वाले आपने जो भी ये पढ़ा था इस वाले टॉपिक में, टी की वैल्यू को एन से रिप्लेस कर दो एंड एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। ये केसेस भी आपके उसी तरीके से रहेंगे, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो आप क्या बोलोगे, ये केसेस और ये केसेस सेम है, द ओनली फर्क इज दैट there tension is working, here normal is working and both are doing exactly the same job। तो आप बोलोगे उस फॉर्मूले में जो जो बातें आपने टेंशन की थी इस फॉर्मूले में वही बातें आप नॉर्मल के लिए करेंगे। तो इसमें अपने आप यहाँ नोट्स में लिख लीजिएगा कि सर इस पर्टिकुलर केस में जो जो बातें हम नॉर्मल के लिए जो जो बातें हम टेंशन के लिए पिछले केस में कर चुके हैं वही बातें हम यहाँ पे नॉर्मल के लिए करेंगे। Is that clear? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? Anyone? बोलिए कोई तो बोलिए। अरे am I audible to anyone? यस सर। यस सर। तो रिप्लाई दीजिए भाई। तो क्लियर है चीजें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? एक स्क्रीनशॉट देन। सर अगर बोलिए
सर अगर इज इक्वल टू रूट 2 RG होगा तो फिर बी तक पहुंचेगी। बी पे पहुंच के रुक जाएगी, अच्छा इक्वल ठीक टू है, इसमें है, ओके सर। बी पे जाके रुक जाएगी। चलिए एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है इंक्लाइन प्लेन। आपने बोला कि सर ये बॉडी ये यहाँ से ऐसे आएगी मूव करती हुई और इस तरीके से आएगी, ये सर्कुलर पाथ को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। तो आपको कंडीशन बताना है, एच और आर का रिलेशन बताना है कि व्हाट इज एच सो दैट ये बॉडी अपनी सर्कुलर पाथ को पूरा कंप्लीटली ट्रेवल कर सके। एच की वो वैल्यू बताना है कि सर बस की वो कंडीशन बताना है कि जब आप बोलेंगे कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी जब नीचे आएगी तो ये अपने सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे बिना नहीं रुकेगी, ये पूरा सर्कल पार्ट कंप्लीट करेगी ही करेगी। क्वेश्चन क्लियर है? जरा बताएं, एच की वैल्यू फाइंड आउट करें। जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा है बस वही आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। सर 2.5 आर आ रही है। एच की वैल्यू क्या बता रहे हो आप? 2.5 टाइम्स द रेडियस। 2.5 टाइम्स का रेडियस के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगी। नॉट एग्जैक्टली इक्वल, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ग्रेटर भी होगी तो भी वो कंप्लीट करेगी, राइट? एच की मिनिमम वैल्यू 2.5 आर के बराबर आएगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको आश्चर्य होगा कि 2019 में पूछा गया है ना, और 5 या 6 साल से तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो बेसिकली आप बोलोगे कि सर सिंपल सी बात है, जब ये बॉडी यहाँ लोअर मोस्ट पॉइंट पर होगी तब उसकी जो स्पीड होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आर। दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आर। मैंने कहा इस पॉइंट पे आपकी स्पीड होगी कितनी? तो देखिए यहाँ पे केवल दो ही फोर्स लग रहे होंगे, एक एमजी और एक नॉर्मल। और आपको दिख रहा होगा कि बॉडी इधर की तरफ चलेगी और n इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब n का वर्क डन हमेशा 0 होने वाला है। That means the only work done will be done by the conservative force, that is gravity. If the only work done is done by the gravity, which is conservative force, then the mechanical energy between these two points must be conserved. आप बोलोगे कि सर तो यहाँ पे स्पीड निकालनी है, जब ये बॉडी यहाँ से आई तो स्पीड कितनी होगी? मैंने इस पॉइंट पे देखिए, इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली? mgh। इस पॉइंट पे जब ये बॉडी पहुंच रही है तब आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। आपने ये वाले रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। एस साइड पर होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। इस पॉइंट पे बॉडी यहाँ से रिलीज की जा रही है तो उसकी यू कितनी है? 0। तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। और यहाँ पे आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर आपने उसकी स्पीड मान ली v0। तो आपको पता है कि सर दोनों में एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो हाफ mv0 स्क्वायर प्लस 0 शुड बी इक्वल टू 0 प्लस mgh। तो यहाँ पे जो स्पीड आ रही है वो आ रही है v0 स्क्वायर इज इक्वल टू √2g, या v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। m से n कैंसिल। तो यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड आ रही है उसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2gh, और आपको पता है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5rg।
तो मैंने कहा सर दिस वी नॉट की वैल्यू में क्या है 2gx है, ये वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दे देंगे, आप बोलोगे 2gx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5rg, है ना। तो आप सॉल्व करोगे तो देखिए d से d कैंसिल, तो h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2r, तो दैट इज योर आंसर। h की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए सर, 5/2r के बराबर हो या इक्वल उससे बड़ी हो। तो आप बोलोगे ये वाला अगर बॉडी यहाँ आएगी तो ये पूरा सर्कल पाथ आराम से कंप्लीट कर पाएगी बिना किसी रोक टोक के, कोई दिक्कत। सर हाँ जी सर यहाँ पे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के भी तो सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सर वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली। एक्सेलेरेशन क्या लिखोगे? सर एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा। जी साइन साइन थीटा थीटा, थीटा क्या है? सर, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, वो h बाय साइन थीटा आ जाएगा ना यहाँ पे। नहीं आप कर सकते हो, बट आपकी इक्वेशन बढ़ गई और आपकी कैलकुलेशन बढ़ गई। Agree? सर नहीं, वो 2 लाइंस में हो गया। 2 लाइंस बढ़ गई ना। एक तो आप इक्वेशन लगाओगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah वाली, उसमें s की वैल्यू को यहाँ d लिखोगे, d को फिर h के टर्म्स में लिखोगे, यस और नो। और उसके लिए आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ निकालना पड़ेगा, mg sin थीटा आनी चाहिए। यस सर। आप डायरेक्टली लिख पा रहे हो, हर कोई बच्चा डायरेक्टली लिख नहीं पाएगा ना, उसके लिए तो ये 2-2 3-3 इक्वेशन हो जाएंगी। पहले आप उसका एफबीटी बनाओगे, उसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू d sin थीटा लगाओगे, आपको याद है आप डायरेक्टली लिख पाए, बाकी नहीं है पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा हम कोशिश करते हैं सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो फॉलो करें। आपको एक्सप्लेनेशन पता था कि सर इस डायरेक्शन में एक्सप्रेशन d sin थीटा आता है, इसलिए आपने डायरेक्टली एक्सप्रेशन की वैल्यू d sin थीटा रखी। आपको ये पता था कि h और d में रिलेशन, वरना ये d और h में रिलेशन निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? यस और नो? यस सर। आप कर सकते हो, आपका रिजल्ट तब भी सेम आएगा, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, हम उसमें से जो हमें सबसे अच्छा लगता है हम उसको चूज कर लेते हैं, और मुझे क्वेश्चन भी वाला मैथड सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप उससे कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल रिमेन द सेम। चलिए देन इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। डीबीबी आपको कहां तक मिल गई है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की मिल चुकी है? यस सर। चलिए, वर्क पावर एनर्जी की मिलनी बाकी है, तो आपको मिल जाएगा। आपका टेस्ट का कुछ सिलेबस बोल रखा है कि इस बार? नो सर। टेस्ट है क्या इस बार आपका? तो नहीं है यार अभी तो आपका टेस्ट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फेस टेस्ट तो अभी हुआ लास्ट। अभी आपको टेस्ट का कुछ बताया गया है? इस मंडे टेस्ट बोला गया था कोई? नो सर। नो सर। टाइम टेबल में टेस्ट नहीं है ना? नो सर। चलिए तो फिर नहीं होगा। लेकिन टाइम टेबल तो संडे का ही होता है। क्या हो गया बेटा? उसमें वीकली ऑफ लिखा है सर मंडे का। वीकली ऑफ लिखा है, मतलब वीकली ऑफ हो बात कर। चलिए हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपका वैसे वर्क पावर एनर्जी रहेगा, और हो सकता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्लस वर्क पावर एनर्जी है। मैं हमेशा से मिक्स करके देने में इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो जब भी आपका टेस्ट होगा तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्लस वर्क पावर एनर्जी भी हो सकता है, तो आप तैयार रहें। और हो सकता है कि वर्क पावर एनर्जी केवल अकेला है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। आप तो ये मान के चलिए कि आपका नेक्स्ट सिलेबस रहेगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्लस वर्क पावर एनर्जी कंबाइंड। किसी कोई दिक्कत, कोई ऐतराज, कोई परेशानी? नो सर। ओके चलिए, मैं हमेशा आपको मौका देता हूँ बोलने का कि आप अपने ऐतराज और अपनी परेशानियां बताएं। अगर आप नहीं बताते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आप बहुत खुश हैं मुझसे, है ना। ऑब्वियसली आपको मौका दिया जाए, आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उसमें सॉरी गलती आपकी। आपको कोई कंप्लेन, कोई परेशानी, कुछ बोलना हुआ करे ना, मास्टर को मुंह पे बोला करो। तो सर अगर हमने यस बोल दिया होता तो? यस बोल दिया तो फिर मैं परेशानी जानता, पूछता परेशानी क्या है ना। जिसको परेशानी होती है उसको मैं परेशानी समझने की कोशिश करता हूँ। ऐसे थोड़ी ना यार यस बोल दिया होता तो ऐसे, बिल्कुल। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अगर आपको मेरे से भी कोई भी दिक्कत हो, इट्स नॉट अबाउट सब्जेक्ट, मुझसे कोई पर्सनल दिक्कत आए, परेशानी आए, मुझसे मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, तो भी आप मुझे बता सकते हो।
ठीक है, कि सर आप परेशान पसंद नहीं आ रहे, सर आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगती मुझे, आपके बाल अच्छे नहीं लगते, आपकी आँख अच्छी नहीं लगती, ऐसी प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हो, बाकी मुझे मालूम है कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? ये लास्ट मौका है आपके पास। सर रिकॉर्डिंग इसीलिए करवा लिया, देखो अब ये रिकॉर्डेड हो गया, अब आपको पीटीएम अगर कभी भी रिसेंटली पीटीएम होगी, अभी कुछ बैचेस में पीटीएम हुई है, उसमें अगर किसी ने मुझसे बोला कि नहीं सर फिजिक्स वाले सर से ये दिक्कत है, तो मैं तुरंत रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, ये क्लिपिंग मैंने कटवा लूंगा कि देखिए आपके बैच में सारे बच्चों से पूछा था, लगभग उस टाइम पे 25-26 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, है ना, तब मैं पूछा आपके बच्चे से पूछते रहते हैं, बच्चे बताते ही नहीं है। चलिए खैर लोग सपाट, मुझे मालूम है प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, प्रॉब्लम होती तो आप जरूर बताते। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, छोटी छोटी बातें हमको, आपको अगर याद हो तो हमने बोला था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, नहीं माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा रिलेशन पढ़ा हुआ है हमने, यस और नो? यस यस सर। अच्छा, और माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को आप ऐसा लिख सकते हो, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई दिक्कत? जहाँ दिक्कत हो बता देना भाई साहब। वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डीएक्स इंटीग्रेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो फोर्स में हम किसकी बात करेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे। डेल्टा इज डी यू को आप ऐसा लिख सकते हो, डी यू को इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा यू आ जाएगा ना, टोटल चेंज आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन हटा दो तो एक रिलेशन आ गया, डी यू इक्वल टू माइनस, ठीक है, ऐसा करो डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ, ए माइनस साइन ले आओ, क्या आ गया, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर ये एक्स डायरेक्शन की बात हो रहा है, अगर जनरल बात करोगे तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ये सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अगर एक्स एक्सिस के अलाउंस मोशन होता है तो हमने उसको डीएक्स ले लेते हैं, अगर जनरल आप बोलते हो कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, 2D और 3D हो सकता है, तो डीएक्स को आप dr लिख देते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देते हो, तो f इक्वल टू माइनस डी यू बाय dr। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर u अगर एक फंक्शन u आपका एक फंक्शन आता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उससे फोर्स निकाल सकते हो। ध्यान रखेंगे जो dr है वो क्या है, उसमें dx है, i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz, ठीक है, सारे हैं ना। अगर dr वेक्टर को लिखने जाऊंगा तो dr वेक्टर में dx भी है, dy भी है और dz भी है, मतलब x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी है और z डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी है, उन तीनों का रिजल्टेंट ही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, देखिए u जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, हमें उससे वेक्टर निकालना है, तो देखिए वेक्टर लिखने का तरीका क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर। ये जो थोड़ा सा साइन आपको मैंने ऐसे लिखा ना, उसका एक रीजन है, ये डेल ऑपरेटर होता है, थोड़ा साइन मैंने आपको ऐसे लिखा ना, ये डी, आप तो इसको ऐसे ही पढ़े, आप इसको कैसे भी ना पढ़े, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे वेक्टर साइन करें। ये एक स्पेशल टाइप के ऑपरेटर होते हैं, मैं उनकी डिटेल में आपके लिए नहीं जाऊंगा, आपके हिसाब से तो ये डिफरेंशिएशन है, सिंपल आपके लिए क्या है, ये डिफरेंशिएशन है। कोई स्पेशल डिफरेंशिएशन क्या है जरा देखो, अगर x को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप लिखोगे माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाई डी जेड। ये बात समझ में आए, माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाई डी जेड डी कैप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर यहाँ F कंजर्वेटिव फोर्स है ना? हाँ, अगर आप u से रिलेशन निकाल रहे हो तो इट हैज टू बी कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वरना u से रिलेशन नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता तो यहाँ पे u की बात ही नहीं करते अपन। क्या ये बातें की थी अपन ने? पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या ये बातें हुई हमारी? यस सर।
ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं सर। इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट इसको समझा देना फिर आप पूछें। ये जो डेल ऑपरेटर होता है इसका मतलब क्या होता है, जब मैं u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो उसमें जो y और z होगा उसको कांस्टेंट मानूंगा। क्या मानूंगा? कांस्टेंट मानूंगा। जब मैं u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो उसमें x और z जो होगा उसको कांस्टेंट मानूंगा। जब मैं u को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो उसमें जो x और y जो होगा उसको मैं कांस्टेंट मानूंगा। बस इतना सा आपको समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सिंपल डिफरेंशिएशन है। बाकी क्या है? सिंपल डिफरेंशिएशन है और आपको उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप बोलो कौन डाउट पूछा था? यस सर ये थर्ड स्टेप में डाउट है कौन सा थर्ड स्टेप? ये सर, इधर की साइड वाला ये सर, इसके ऊपर वाला। ये यस सर। सर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन कैसे आ गया डी यू के पास? इंटीग्रेशन का साइन यहाँ तो लगा ही हुआ है। सर यहाँ नहीं सर, डी यू के पास। डी यू छोटे 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 चेंजेस का इंटीग्रेशन करोगे तो बड़ा डी यू मिल जाएगा, डेल्टा यू। ओके सर। अच्छा यस सर। अरे डेल्टा यू क्या होता है? यूएफ माइनस यूआई। अगर मैं यहाँ पे लिमिट रख दूं यूआई से लेके यूएफ, क्या लिखोगे? इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी यू का डिफरेंशिएशन आएगा यू और अपर लिमिट लगोगे यूएफ और फाइनल माइनस इनिशियल तो यही आएगा यूएफ माइनस यूआई। यस सर। डेल्टा यू। ओके सर। तो डेल्टा यू क्या है सर? बड़ा चेंज। जब ढेर सारे छोटे चेंजेस को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो बड़ा चेंज मिल जाएगा। क्लियर है? यस। चल हाँ, तो एक क्वेश्चन दे लेते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन दे देते हैं। मैंने कहा सर यू दे रखा है 4xyz। ओ बच्चे पढ़ रहे हैं ना? आपको पता नहीं है क्या बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो आवाज नहीं करते? ओके हाँ। अगर आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दे रखा है u इक्वल टू 4xyz, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। आपको वो कंजर्वेटिव फोर्स की इक्वेशन निकालनी है कि सर इसका मतलब फोर्स यहाँ पर कैसा होगा। जरा फाइंड आउट करके दिखाएं। फोर्स की इक्वेशन निकाल के दिखाने ट्राई करें। सर ये आपने क्या लिखा है 4xyz? 4xyz ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन लिखा है एक्स वाई जेड पे, वो ऐसे डिपेंड करे u इक्वल टू 4xyz। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दे रखा है, एक्स वाई जेड आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। आया आंसर बेटा?
किसी का आया आंसर? सर -4 ब्रैकेट XY प्लस YZ प्लस ZX ऐसा आ रहा है। हाँ ऐसे कुछ है। आपने कहा देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, आपको निकालना है x इज इक्वल टू du/dx। जब आप x का डिफरेंशिएट करोगे तो y और z को कांस्टेंट मानना है, तो मतलब x को तो डिफरेंशिएट करना है और y z को कांस्टेंट मानना है, तो आप बोलोगे सर दैट विल कम एज -4 x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4/z i कैप, फिर माइनस du/dy j कैप। अब आपको y को डिफरेंशिएट करना है और x और z को कांस्टेंट मानना है, तो दैट विल कम एज -4 xz i कैप और j कैप माइनस du/dz k कैप -4 xy k कैप। तो दैट इज योर आंसर। बोथ इज इक्वल टू -4/z i कैप -4xz j कैप -4xy k कैप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपदा, कोई विपदा? अब भाई साहब बताएंगे, किसी को भी कोई परेशानी हो तो जरा सा पूछ लें, शर्माई नहीं, शर्माएंगे तो अपना नुकसान कराएंगे। डॉक्टर बनने जा रहे हो, शर्म वरम छोड़ दो भाई साहब। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट, हाईलाइट कर लेना इसको अपने नोट्स में और ये ऊपर रिलेशन नोट्स मेंटेन करके चलें डेली भाई साहब। बिना नोट्स के बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को, आप समझ नहीं रहे हैं अभी। अभी देखते हैं, मुझे पता है कल ही बात है 3 वाली अब शायद जैसे रिमाइंड करा दो कोई है गलती से। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पावर। व्हाट इज पावर? पावर को डिफाइन करेंगे तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज, अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज देंगे, इट्स रेट ऑफ वर्क डन। जो काम हम कर रहे हैं, जो वर्क डन आ रहा है, वो किस रेट से कर रहा है। कम टाइम में ज्यादा वर्क करेंगे तो आप बोलोगे बहुत फास्ट वर्क कर रहे हो, है ना। और अगर ज्यादा टाइम में कम वर्क करोगे तो आप बहुत स्लो वर्क कर रहे हो। तो आप बोलोगे जितना जल्दी जल्दी वर्क करेंगे आपका मतलब आपका पावर है उतना ही ज्यादा है। ठीक है, तो एक सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें पावर द रेट ऑफ वर्क डन, आप बोलोगे सर दो टाइप से हम पावर को डिफाइन करेंगे, एक होगा एवरेज पावर और एक होगा इंस्टेंटेनियस पावर। सिंपल सी बात है, ओवर टाइम पीरियड अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे एवरेज पावर निकालो और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किस तेजी से काम चल रहा है। देखिए जो तेजी है काम की वो कम ज्यादा होती रहेगी। तो आप बोलोगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको निकालना है कि उस इंस्टेंट पे कितनी तेजी से पावर चल रहा है, तो आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवरऑल आज दिन में कितना तेजी से वर्क कर रही है एवरेज वर्क, तो आप बोलते हो उसको आप बोलते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर की बात करें तो पी एवरेज को आप फॉर्मूले में लिखते हो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। एवरेज पावर जो आप लिखोगे दैट इज द टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। वहीं पे इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब हो गया दैट इज dw/dt। है ना, छोटे से टाइम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो छोटे से टाइम इंस्टेंट में छोटा सा वर्क डन किया गया होगा दैट इज dw। आप बोलोगे द रेट ऑफ वर्क डन dw/dt इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। चलिए यहाँ से एक चीज तो समझ में आ रहा है कि सर ये स्केलर क्वांटिटी है, पावर कैसी क्वांटिटी है, कि स्केलर क्वांटिटी है। इसकी अगर यूनिट निकालने जाएंगे ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट निकालने जाओगे तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन है जूल और टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड, और 1 जूल पर सेकंड को ही हम नाम दे देते हैं 1 वॉट। ठीक है, सो पावर इज स्केलर क्वांटिटी और पावर की ऐसा यूनिट आती है 1 जूल पर सेकंड, उसी को अपन 1 वॉट बोल देते हैं। और भी कई सारी यूनिट होती है प्रैक्टिकल यूनिट्स, बट हम जनरली जो यूज करते हैं वो आपकी होती है वॉट। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं देखो, इसमें जनरली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसने बोला
सर एक फोर्स है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। इस तरीके से फोर्स लग रहा है कि उसका जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे। तो बताना है कि सर पावर और एक्स में क्या रिलेशन होगा। पावर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन। तो ये एन बताना है सर, ये एन क्या होगा, है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बॉडी पे फोर्स लगा है, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट की पावर 3। प्रोपोर्शनल है, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, प्रोपोर्शनल बताया गया। तो आपने पूछा गया कि पावर किस जो है वो एक्स से किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा, क्या दिया आपको फाइंड आउट। ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ये दिया है। फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सीलरेशन, ऐसे लिखते हैं अपन। और एक्सीलरेशन को देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखें तो एक्सीलरेशन को लिख सकते हो v इनटू डी बाई डी। एक्सेलरेशन को अगर x के रिस्पेक्ट में देखें, जब भी आपको एक्सेलरेशन लिखना होता है तो आप उसको v इनटू डी बाई डी लिख सकते हो। ऐसा नो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। दैट मींस m इनटू v इनटू डी बाई डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। m मास है, m अपन बॉडी का कांस्टेंट मान लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ से निकालोगे तो देखो v वाले टर्म एक साथ कर दो और x वाले टर्म एक साथ। m कांस्टेंट का, कांस्टेंट को अपन मतलब नहीं, प्रोपोर्शनलिटी में अपन को m से मतलब नहीं होगा बिकॉज़ प्रोपोर्शनलिटी की बातें हो रही हैं, एक कांस्टेंट में ऐड हो गया होगा वो। देखिए भाई साहब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। जनरल आप इंटीग्रेट करोगे तो देखिए ये b का इंटीग्रेशन करोगे तो आप आएगा v²/2। उस 2 से मुझे मतलब नहीं है, चलो मैं एक बार लिख जरूर देता हूँ, v²/2 इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 4/4। इस कांस्टेंट से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि मैं फिर से बात कर रहा हूँ प्रोपोर्शनलिटी की, फिर से अच्छे से समझ लें। प्रोपोर्शनलिटी में वो कांस्टेंट से मतलब नहीं होता, मुझे तो बताओ पावर पे क्या रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ से जो रिलेशन आ रहा है, अगर v² इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 4 है, दैट इज v प्रोपोर्शनल टू x²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो v प्रोपोर्शनल टू x² आ गया और पावर जो है, पावर किसके प्रोपोर्शनल है, देखो अभी आपने पढ़ा। अच्छा पावर का रिलेशन एक और देखिए, इंस्टेंटेनियस पावर को मैं एक और रिलेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर को मैं एक और रिलेशन निकाल सकता हूँ। जरा मैं ये थोड़ी जगह ले रहा हूँ आपकी। dw/dt को आप कैसा लिख सकते हो, f.ds ऐसा लिख सकते हो। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, dw या पूरे सॉरी पूरे dw को क्या लिख सकते हो, पूरे dw को आप लिख सकते हो f.ds। और ds/dt को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी। तो आप बोल सकते हो सर f.v। तो पावर, अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करो तो एक और रिलेशन आ जाता है फोर्स और वेलोसिटी में। ध्यान रखना, दिस इज ओनली वैलिड फॉर इंस्टेंटेनियस पावर एंड नॉट वैलिड फॉर एवरेज पावर, ठीक है। दैट पावर इज इक्वल टू f.v, फोर्स इनटू वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो डॉट प्रोडक्ट है तो रिजल्ट तो आपका स्केल लगाना ही था और आता भी है। तो यहाँ पे भी आप बात करोगे, मैं प्रोपोर्शनलिटी की बात करूँ तो सिंपल f इनटू v के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोर्स इज पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा, f इंटू v के प्रोपोर्शनल होगा। वैल्यू पुट करो, f जो है वो x³ के प्रोपोर्शनल है और v जो है वो x² के प्रोपोर्शनल है। पावर जो आएगा वो x की पावर 5 के प्रोपोर्शनल है। किसी भी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है जरा पूछ लो आराम से, मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, आराम से सोचिए समझिए, नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा। सर ये थर्ड वाले स्टेप में m कहाँ गया। प्रोपोर्शनलिटी में बेटा हम कांस्टेंट तो नहीं रखते हैं, मास आपका कांस्टेंट मान के चल रहा है, मास तो चेंज नहीं हो रहा ना, हम ये मान के चल रहे हैं। तो भाई साहब प्रोपोर्शनलिटी में मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट चीजों से कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो मैंने यहाँ से तो 2 ऐड कर दिया है ना। प्रोपोर्शनलिटी जब भी बात करते हैं तो हमें रिलेशन में कांस्टेंट को हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बाद में लगाते हैं उसमें सब इंक्लूड होगा। ध्यान देना ये तो चीज है।
मैंने कहा सर y प्रोपोर्शनल टू x, दैट मीन जैसे से x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। अब y इक्वल टू 2x भी हो सकता है, y इक्वल टू 3x भी हो सकता है, y इक्वल टू 4x भी हो सकता है। तो प्रोपोर्शनलिटी में हमें इतना मालूम है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, बस। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उस कांस्टेंट की बात हम नहीं कर रहे। क्लियर है ना? सर ये यहाँ पर आपने f की जगह पर ये एक्सक्यूज कैसे लिख दिया, मतलब एक गिवन था हमें या फिर आपने लिखा है? अरे क्वेश्चन देख यार, क्वेश्चन में गिवन है कि क्या है? गिवन है सर। तो बस नहीं, मैं क्या एक है? और बोला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है तभी तो पूछा है कि h इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। तो बताओ p प्रोपोर्शनल टू x पावर n, तो n की वैल्यू क्या होगी? वही तो फाइंड आउट करना है। सर जो पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी हो गई, उसके बाद फिर डी ऑफ एफ एस बाई डी टी हो गया, तो फिर एफ को हमने कांस्टेंट होगा तभी तो हम उसको बाहर निकाल पाएंगे ना डिफरेंशिएशन के उससे। बेटा डी डब्ल्यू की वैल्यू ही ये होती है f डॉट ds। इसमें कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट की बात करूं, जब आप टोटल वक्र निकालते हो ना तब आप लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds टोटल, क्योंकि ये सच में इंटीग्रेट करते हो। आपने तो डी डब्ल्यू की वैल्यू रिप्लेस मारी है। बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम मानते हैं उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए f की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यही तो हम मान के चलते हैं। बहुत छोटा इंस्टेंट ले रखा है अपन ने, तो ऐसे लिखते हो ना डी डब्ल्यू की वैल्यू पूरी लिखी है f डॉट ds, कांस्टेंट की तो बात ही नहीं की मैंने। इसमें कांस्टेंट बाहर अंदर बाहर तो वही ना, इंटीग्रेशन साइन तो था ही नहीं, तो बाहर अंदर की बात कहां से करेंगे अपन? वो तो मैंने कहा ds के साथ dt मैंने सिर्फ मिला दिया, अंदर बाहर तो हम करते ही नहीं ना भाई। डिस्प्लेसमेंट वो डिफरेंशिएशन में तो बाहर अंदर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यस सर, ओके सर। क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? देख लो एक एक स्टेप, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन करो अगर क्लियर है तो। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई परेशानी? नो सर। चलिए then, पक्का? टेक द स्क्रीनशॉट। ये बातें नहीं, पावर की टावर में एक मिनट बातें करनी है और ज्यादा बात नहीं करनी है। इस चैप्टर में मेनली जो टॉपिक बचा है वो बचा है कोलिजन। काम करते हैं तो कोलिजन को फ्रेश स्टार्ट करते हैं, फ्रेश लेक्चर में चला बेटर रहेगा। अभी 2-3-4 मिनट में कोई कोलिजन की बातें करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इस टॉपिक में देखा जाए मेनली वी आर डन विद दिस टॉपिक एक्सेप्ट द टॉपिक, तो उसमें जो बच रहा है वो है कोलिजन। ठीक है, कोलिजन भी एक अच्छा टॉपिक है। जब भी पेपर अच्छा लेवल का आता है तो कोलिजन से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कोलिजन से भी क्वेश्चन पूछने की फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा रहती है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हम उसको कवर करते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं है, बाकी क्लास हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू एवरीवन। सर हाँ जी बोलिए। सर इसकी डीपीपी कब तक आ जाएगी? आ जाएगी, पेशेंस रखो जब तक वो डाल दें। मैं सिर्फ, मेरा काम सिर्फ बोलने का होगा, मैं एक आध बार उनको रिमाइंड करा दूंगा, बाकी उन्हीं का काम है। ओके, तो होपफुली जल्दी आ जाएगी, एक आध दिन में आ जाए मे बी। थैंक यू।